dear students, I am Mohammad Yusuf Khan with you from the platform of Ideal Institute of Commerce. मैं मैथमेटिक्स की फैकल्टी आपसे डिस्कस करूंगा, मैथमेटिक्स की क्लासेस आपके साथ शेयर करूंगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स मैथ्स को लेकर जरा गेयर अप हो जाएं, तैयार हो जाएं। सीबीएसई ने इस बार सेशन 2020-21 के लिए मैथ्स के सिलेबस में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। अब बच्चे जो है उन चेंजेस को लेकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं कुछ बच्चे। एक बेसिक मैथ्स होता है, एक अप्लाइड मैथ्स होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंटेंट्स क्या क्या हैं, उनकी वेटेज क्या है। साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बेसिक और अप्लाइड मैथ्स में से कौन सा मैथ्स चूज करना है, ये सारी बातें मैं एड्रेस करूंगा आपके साथ इस क्लास के अंदर। प्लस इसके बाद इफ टाइम परमिट्स मैं इसको कैरी ऑन करूंगा और एक टॉपिक से भी हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं बेसिक और अप्लाइड मैथ्स के डिफरेंस को। देखिए, अब तक क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स था उसे हम बेसिक मैथ्स या कोर मैथ्स कहते थे, जिसके अंदर ये सारे कंटेंट्स थे। ये जो बेसिक मैथ्स है ये वही मैथ्स है जो अब तक चला आ रहा था क्लास 12 के अंदर, अब भी आगे चलेगा। लेकिन ये जो बेसिक मैथ्स या कोर मैथ्स है, बेसिकली ये साइंस के स्टूडेंट्स को ओरिएंट करता है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखिए टॉपिक वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 14 मार्क्स का है इस बार। ये कॉमर्स और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इसी तरह से रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां एक चैप्टर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो शॉर्ट में मैंने लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक भी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स और वो सोशल साइंस के स्टूडेंट जो मैथ्स भी लेते हैं, वो ऐसे टॉपिक्स वेक्टर्स, 3D, इनवर्स ट्रिगो और कुछ छुटपुट और पढ़ रहे थे जिनका आगे कोई यूज था ही नहीं, कोई एप्लीकेशन था ही नहीं। तो ये अब तक जो कोर मैथ्स, बेसिक मैथ्स था, ये साइंस के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया था। इस बार सीबीएसई ने एक अच्छा स्टेप लिया है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। एक नया मैथ्स ऑप्शनल है, आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है अप्लाइड मैथ्स के नाम से। सो अब मैथ्स कोर मैथ्स भी है और मैथ्स अप्लाइड मैथ्स भी है, और स्टूडेंट्स को इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। अप्लाइड मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 7 एंड 8, इनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ये पहले कोर मैथ्स यानी बेसिक मैथ्स में थे ही नहीं, ये पहली बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कुछ टॉपिक्स बहुत बड़े कंटेंट, बल्कि कुछ टॉपिक नहीं ऐसे हैं जो बेसिक मैथ्स में भी पहले थे और अप्लाइड मैथ्स में भी अब भी एज इट इज हैं। तो एक एक कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक मैथ्स की। देखिए, बेसिक मैथ्स साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। साइंस के स्टूडेंट्स को आगे जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनका वेक्टर्स में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में काफी यूज उनको जो है वो करना होता है, और ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक मैथ्स ऑप्ट करेंगे। साइंस के स्टूडेंट कौन सा मैथ्स ऑप्ट करेंगे? बेसिक मैथ्स ऑप्ट करेंगे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है। ये रिलेशन फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका 8 मार्क्स का है, या मैंने सर्कल कर दिया है 8 मार्क्स का। इसके बाद दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा के नाम से, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये दोनों हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक 10 मार्क्स का है।
इसके बाद तीसरा टॉपिक कैलकुलस है, जो सबसे हैवी है, सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे बड़ा है, ज्यादा वेटेज वाला है, जिसके अंदर आप डिफरेंशिएशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, और एक चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी तरह से आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, एक चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से आप पढ़ेंगे एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सारे के सारे 5 चैप्टर्स को मिलाकर, कौन से 5? डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन 2, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 4, और डिफरेंशियल इक्वेशन 5। ये सारे 5 के 5 चैप्टर्स हैवी हैं 35 मार्क्स के स्टूडेंट्स। कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज रखता है आपके एग्जाम्स के अंदर, 35 मार्क्स की वेटेज है। इसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 मार्क्स की है, अच्छी वेटेज है इसकी भी। इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ते हैं आप लोग, साइंस के स्टूडेंट्स को जो पढ़ना है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। यूजुअली इजी टॉपिक माना जाता है, बहुत आसान सा है, एक छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स की वेटेज इसके अंदर रखी गई है। और एक लास्ट टॉपिक फिर बचता है प्रोबेबिलिटी, और इसकी वेटेज जो है वो 8 मार्क्स की है। सो अब अगर आप इन सारे मार्क्स को ऐड करते हो, रिलेशन एंड फंक्शंस 8 मार्क्स, अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, देन दिस ऑल सम्स अप टू 80 मार्क्स एज अ होल। सो आपका जो थ्योरी का पेपर होगा टोटल वो 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक मैथ्स, एंड एज आई टोल्ड यू, बेसिक मैथ्स साइंस के स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी है, ठीक है। नाउ बात करते हैं अब हम अप्लाइड मैथ्स की। ये अप्लाइड मैथ्स सीबीएसई ने इस बार एक ऑप्शन स्टूडेंट्स के सामने रखी है। अप्लाइड मैथ्स बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए या सोशल साइंस के वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अप्लाइड मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीबीएसई पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे टॉपिक नंबर 1 है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। तो एक अच्छा टॉपिक है ये, जिसके अंदर आप पार्टनरशिप, मिक्सचर, रेशो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, परसेंटेज, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन के बीबीए, बीसीए, सीए, सीएस, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, पहले भी रहते थे, लेकिन 12th के कॉमर्स के बच्चे 12th में टॉपिक नहीं पढ़ते थे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्हें अलग से पढ़ना पड़ता था। अब सीबीएसई ने इस बार ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो अप्लाइड मैथ्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल हो गया है। कितने मार्क्स की वेटेज है इस टॉपिक की? 6 मार्क्स की वेटेज है। सो ये सारे के सारे टॉपिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ग्रेजुएशन के, कॉमर्स के, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या बीबीए, बीसीए, इस तरह के काफी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात आगे करते हैं, अलजेब्रा की बात करते हैं। सो अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये आपका बेसिक मैथ्स में भी 10 मार्क्स का था और अप्लाइड मैथ्स में भी आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स का दोनों जगह एज इट इज है। बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में काफी डिफरेंस है। यहां कैलकुलस 35 मार्क्स का था, यहां कैलकुलस की वेटेज थोड़ा कम हो गई है, 15 मार्क्स की है, बट फिर भी 15 मार्क्स एक अच्छी वेटेज है, बहुत कम वेटेज नहीं है 15 मार्क्स। इस कैलकुलस में और इस कैलकुलस में सर डिफरेंस क्या है? देखिए, यहां जो आप कैलकुलस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे, यहां पर भी इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, यहां पर भी, बट बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होगा? यहां डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, जो बेसिक मैथ्स में आप पढ़ रहे थे, यहां अप्लाइड मैथ्स में वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो कॉमर्स बेस्ड होगा, वो साइंस बेस्ड नहीं होगा, उसके कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होंगे, हल्का होगा। तो यहां थोड़ा सा कैलकुलस का सिलेबस आपका लाइट है, हल्का है, बट एप्लीकेशंस आपके यहां भी हैं, कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर सिलेबस को डिजाइन किया गया है। सो कैलकुलस 15 मार्क्स का है। उसके बाद 4th टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है और अच्छी वेटेज इसके अंदर है 15 मार्क्स की। क्या होता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्युटी है, सिंकिंग फंड है,
इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदरवाइज स्टूडेंट्स को पहले भी फेस करने पड़ते थे, वो सीबीएसई में नहीं पढ़ते थे बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्हें तैयार करना पड़ता था। बट इस बार सीबीएसई ने फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटीज, रेट ऑफ रिटर्न एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स क्लब कर दिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर और 15 मार्क्स की वेटेज इसकी कर दी है। अच्छी वेटेज है ये, ठीक है। इसके बाद 5वां टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसकी वेटेज यहां 8 मार्क्स की रखी गई है। इसके बाद 6ठा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ये 10 मार्क्स का है। इसके बाद 7वां टॉपिक एक नया टॉपिक है जो पहले सीबीएसई 12th मैथ्स का पार्ट नहीं था, और वो टॉपिक है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ी है, क्लास 10th में भी इनफैक्ट, बल्कि काफी पहले से स्टैट स्टार्ट हो जाती है। सो जो 11th की स्टैट है उससे और थोड़ा हायर लेवल, एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक्स का आप इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद एक 8वां टॉपिक है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो इसका भी बच्चों को थोड़ा आइडिया होता है, 11th क्लास के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने ये इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के जो टॉपिक्स हैं ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होंगे, बट यहां पर आप 12th में थोड़ा और एडवांस वर्जन इंडेक्स नंबर का और टाइम सीरीज का आप पढ़ते हैं। अच्छी वेटेज है 10 मार्क्स की। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की वेटेज 6 मार्क्स की। सो अगर अप्लाइड मैथ्स की टोटल बात करूं मैं, पहला टॉपिक 6 मार्क्स, फिर दूसरा अलजेब्रा ये 10 मार्क्स, तीसरा कैलकुलस 15 मार्क्स, चौथा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये हो गया 10 मार्क्स। अगर आप इसको सम अप करते हैं, टोटल करते हैं, ये टोटल भी सारा का सारा कितना आता है, 80 मार्क्स का आता है। सो थ्योरी का पेपर आपका फाइनली जो एग्जाम में आपको फेस करना है वो 80 मार्क्स का अप्लाइड मैथ्स में है, 80 मार्क्स का ही बेसिक कोर मैथ्स के अंदर है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट अप्लाइड मैथ्स इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, for social science students and basic maths is for science students। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे लगता है कोई और बात नहीं रही है। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आपके स्कूल के टीचर्स होंगे, बहुत सारा स्कूल के टीचर्स पर भी डिपेंड करता है आपकी सेटिंग कहाँ कैसी बनती है, आपका एडमिशन किस तरह से रहता है, सारी चीज़ें हैं। चलिए, सो अब हम आगे बात करते हैं। मैं आपको जो है, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं आप तो भी आप मुझसे पढ़ेंगे, साइंस स्टूडेंट्स हैं तो भी आप मुझसे पढ़ेंगे। मैं वेक्टर्स एंड 3D जो साइंस के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे उनको भी पढ़ाऊंगा। मैं नंबर्स, क्वांटिफायर्स, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। मैं मोहम्मद यूसुफ खान, I will support you if you are a student of commerce or science, don't worry about it। सारे कंटेंट्स आपको आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। लेकिन मैं पहले स्टार्ट करूंगा एक ऐसे टॉपिक से जो कॉमर्स और साइंस दोनों के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, और इनफैक्ट अक्सर स्कूल के अंदर स्टार्ट भी इसी टॉपिक से करते हैं, अलजेब्रा। ये अलजेब्रा कॉमर्स और साइंस, अप्लाइड मैथ्स, बेसिक मैथ्स दोनों में टॉपिक कॉमन है, और दोनों में टॉपिक की वेटेज भी सेम है, 10-10 मार्क्स की है। सो अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आप अलजेब्रा में? मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। सो आगे स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। चलिए, सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। सारा मैथ्स इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बच्चों। देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत रंग लाती है, और मैथ्स इज बाय प्रैक्टिस। सो सबसे पहला टॉपिक जो कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए कॉमन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वो कौन सा टॉपिक है? अलजेब्रा। और अलजेब्रा में आप क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिक्स की। प्लूरल में हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस।
CES, सिंगुलर जब हम बोलते हैं तो मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो बहुत इजी है, बहुत आसान है, एप्लीकेशन बेस्ड है। किसे कहते हैं मैट्रिक्स? पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। जहां वीडियो समझ में आपको ना आए पॉज करिए, देखिए और आगे पीछे करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। किसे कहते हैं मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस और बोथ इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स एक प्रेजेंटेशन है नंबर्स का या फंक्शंस का, किसमें? रोज में एंड कॉलम्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं 3 2 5 1 7 9। आई होप आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी और ये मैट्रिक्स नंबर की मैट्रिक्स है। इसके अंदर मैंने 2 रोज ली हैं और इसके अंदर मैंने 3 कॉलम लिए हैं और ऐसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नंबर्स की मैट्रिक्स है। मैं कोई फंक्शन की मैट्रिक्स भी लिख सकता हूं। लीजिए मैंने लिखा sin x, मैंने लिखा x स्क्वायर, मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 5x प्लस 3 और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये भी कोई मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। ये भी कोई मैट्रिक्स है, फंक्शन की मैट्रिक्स है। ये भी कोई और मैट्रिक्स है, नंबर की मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स इज an arrangement of numbers or functions in terms of rows and columns। इस तरह से जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम उसको कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नाम दिया और उस नाम को हम अक्सर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैंने नाम दिया ये ए मैट्रिक्स, इसको नाम दिया मैंने बी मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट जरा इधर देखिए, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। अगर हम चाहें तो हम इन 2 रोज और 3 कॉलम्स को यहां ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर है भाई इस मैट्रिक्स का? तो हम कैसे पढ़ते हैं? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 या 2 into 3। तो 2/3 का मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। जो मैं पहले लिखता हूं वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज। जो मैं बाद में लिखता हूं वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इफ आई मल्टीप्लाई 2 into 3 तो क्या आंसर आता है बच्चों? 2 3 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 6 एलिमेंट्स हैं। ये कोई एक एलिमेंट है, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, ये कोई तीसरा एलिमेंट है। सो 2 3 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर हैं। इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है भाई? 2/2। 2/2 का क्या मतलब हुआ? इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं और इसके अंदर 2 into 2 4 एलिमेंट्स हैं। ये कोई एलिमेंट है sin x, दूसरा एलिमेंट x स्क्वायर, ये एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट 5x प्लस 3। सो मैट्रिक्स के अंदर जो इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं उसमें हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है, हर एलिमेंट की एक लोकेशन होती है। ये एलिमेंट अपनी एक लोकेशन रखता है, इसका अपना एक एड्रेस है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं? तो देखिए हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे एड्रेस करते हैं। मुझे इसको एड्रेस करना है तो जरा ये बताइए ये एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में आ रहा है? थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। सो इसका एड्रेस है 13। A13 A फॉर एलिमेंट हम कह सकते हैं। A13 मींस एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो ये A13 एलिमेंट कौन सा है? क्या है A13 एलिमेंट? 5 है, यानी ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। अच्छा बताइए A22 क्या है? 22 का मतलब वो एलिमेंट जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आने वाला एलिमेंट क्या है? 7 है। A23 क्या है भाई? वो एलिमेंट जो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। सेकंड रो थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट 9 है। अच्छा अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो बताइए A22 एलिमेंट। A22 मींस एलिमेंट विच लाइज इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या एलिमेंट है वो? 5x प्लस 3। सो आई होप एलिमेंट्स को हम कैसे एड्रेस करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ना मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, इस मैट्रिक्स ए का 5 टाइम्स करता हूं, 5 इंटू ए। तो अगर मैं मैट्रिक्स का 5 टाइम्स कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है मैं मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 5 है? 5 3 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। इस तरह किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने को हम बोलते हैं नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है? नंबर मल्टीप्लिकेशन है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं, बी मैट्रिक्स 2 1 0 3 2 5। अगर मैं आपसे कहूं भाई 2b कैलकुलेट करिए, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 2b? इसका मतलब मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से मल्टीप्लाई। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आई होप क्लियर है। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहां पर किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। इसका ऑर्डर पहले भी 2/3 था, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी 2/3 है। इसका ऑर्डर पहले भी 2/3 था, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इसका ऑर्डर 2/3 है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े ना। अब बात करते हैं दो मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, नाउ 2 matrices can be added or subtracted if their orders are same। दो मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? क्या कंडीशन है? ऑर्डर्स ऑफ 2 matrices मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एक मैट्रिक्स ए ली, इसका ऑर्डर 2/3, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, अब भी ऑर्डर 2/3। एक मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/3, ट्वाइस करा है बी का, अब भी ऑर्डर 2/3। नाउ ये मैट्रिक्स ए, ये बी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन फाइंड 5a माइनस 2b। 5a माइनस 2b की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप क्या करने वाले हैं? आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है पहले, इसका 5 टाइम्स करेंगे, 5a निकल गया, इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2b भी आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे? 5a माइनस 2b। सो 5a माइनस 2b का मतलब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से होता है। मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो आपस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच होता है। 15 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या? 4। पहले एलिमेंट में से पहला सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 1 में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 2 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 5a मैट्रिक्स ये रही, 2b मैट्रिक्स ये रही। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5a माइनस 2b। सो आंसर क्या आएगा? 15 माइनस 4 11, 10 माइनस 2 8, 25 माइनस 0 25, 5 माइनस 6 माइनस 1, 35 माइनस 4 31 and 45 minus 10 35. So this is the answer of 5a minus 2b. So दो मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ 2 मैट्रिसेस आर सेम। सो हमने ए मैट्रिक्स का 5 टाइम्स करा, बी का ट्वाइस करा, और इनका सब्ट्रैक्शन कैसे हुआ ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 2b, तो भाई कैसे करेंगे? मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? अभी बताया था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होगा। 15 प्लस 4 19, 10 प्लस 2, अब मैं एडिशन कर रहा हूं, यहां सब्ट्रैक्शन था, गलती मत करना। 10 प्लस 2
12, 25 plus 0, 25, 5 plus 6, 11, 35 plus 4, 39, 45 plus 10, 55. So this is the answer of 5A plus 2B. So I hope, dear students, by this time you must have mugged up how do we add and subtract two matrices. The condition behind it is that the orders of two matrices must be same. किस तरह से add subtract करते हैं, उनके corresponding elements को हम add और subtract करते हैं. चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. Now मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं और फिर अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं. देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए, एक दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूं बी, 2 1 0 8. मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है भाई, 2/3, यानी इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर क्या है भाई, 2/2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. और ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की भी हो सकती है. स्क्वायर मैट्रिक्स कोई 3/3 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3 1 2 0 5 9 1 2 3. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3. ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2. गौर से देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं, 2/2 ऑर्डर हो, 3/3 ऑर्डर हो. और जब रोज एंड कॉलम्स बराबर हो भी जाते हैं तो फिर हम इतना भी बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. फिर हम 2/2 ना भी कहें तो भी चल जाएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 कहने का मतलब 2 रोज है 2 कॉलम है. मैं ऐसे बोल सकता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बस दैट इज सफिशिएंट. ऑर्डर 3 का मतलब उसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. नाउ आगे की बात करते हैं. ऐसी मैट्रिक्स, चलो पहले कुछ एलिमेंट्स की बात करता हूं, कुछ खास एलिमेंट्स की बात करता हूं. एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं वो 2 तरह के हैं. कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 2 तरह के. तो अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 तरह के हैं. कितने तरह के, 2 तरह के. डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो कितने तरह के एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. मैं किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की. स्क्वायर मैट्रिक्स के ऐसे एलिमेंट्स जिनका रोज एंड कॉलम नंबर सेम है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स. कैसे एलिमेंट्स, जिनका रो एंड कॉलम नंबर सेम है. सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं भी इसकी बात करता हूं, तो इस एलिमेंट का रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ये डायगोनल एलिमेंट माना जाएगा. ठीक है. अब यहां देखिए, इस एलिमेंट का रो नंबर 2, कॉलम नंबर भी 2, ये भी डायगोनल एलिमेंट है. एक डायगोनल एलिमेंट 3, एक 5. इस एलिमेंट का रो नंबर 3, कॉलम नंबर भी 3, मैं चलो इसको चेंज कर देता हूं, 3 आ चुका, 4 ले लेते हैं, है ना. कॉलम नंबर 3, रो नंबर 3, दोनों सेम है, ये भी डायगोनल एलिमेंट हैं. सो अगर मैं इसको थोड़ा मार्क आउट करूं तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स दी डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं. देखो बच्चों, ये ज्योमेट्री नहीं है कि आप सोचो डायगोनल है तो मैं ऐसे भी बना लूं. डायगोनल को मैंने कैसे डिफाइन किया है, वो एलिमेंट जिनका रो एंड कॉलम नंबर सेम है. तो अगर आप ऐसे बनाएंगे ये डायगोनल काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 है. ये डायगोनल काउंट नहीं होगा क्योंकि इसका रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 है. सो आप डायगोनल ऐसे नहीं बनाएंगे, डायगोनल ऐसे देखेंगे. सो ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं. और डायगोनल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ किस मैट्रिक्स में करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में. सो स्क्वायर मैट्रिक्स के ये एलिमेंट जो डॉटेड लाइन के अलोंग हैं, ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स. बाकी सारे एलिमेंट जो बच गए, ये 3, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं हम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स.
ठीक है, आगे बढ़ जाएं नाउ। सो मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं बेटा? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सब के सब 1 होंगे, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है। अक्सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I2, I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर 2। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली मैंने 3 by 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 by 3 है, I3 कह सकता हूं। I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 का मतलब है ऑर्डर 3 है। इसमें भी सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? 1 1 हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। ठीक है, सो आई होप इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे इजी से क्वेश्चन उठाएंगे एक एक करके, और धीरे धीरे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो अब तक जो कुछ हमने सीखा इसकी बेसिस पे कुछ अच्छे से छोटे छोटे इजी से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। एनसीईआरटी मेरे पास अभी सामने है, और एक और हेल्प बुक मैंने ले रखी है क्वेश्चंस को आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने के लिए। देखिए, क्लास में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं। मैं कराऊंगा डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको घर पर करने के लिए छोड़ूंगा इजी क्वेश्चंस, सो दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों से नहीं हो पाते वो मेरी क्लास के अंदर अटेंड करके सीख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में अटेंड करके सीख लें, और इजी क्वेश्चन घर के लिए, होमवर्क के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा। और होमवर्क आप साइड बाय साइड जिस दिन जिस टॉपिक की क्लास उसी दिन या मैक्सिमम उसके अगले दिन उस टॉपिक का होमवर्क आपको कर लेना चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज मैंने पिक करी है 3.2 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 उठाई है। इसमें क्वेश्चन मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सेज एक्स एंड वाई दो मैट्रिसेस हैं, एक्स एंड वाई दो मैट्रिसेस हैं, उनका सम कितना है? उनका सम है 7 0 2 5, और उनका डिफरेंस, एक्स और वाई दो मैट्रिसेस हैं, उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस है 3 0 0 3। ठीक है, दो मैट्रिसेस हैं एक्स एंड वाई, उन दो मैट्रिसेस का सम गिवन है, उन दो मैट्रिसेस का डिफरेंस गिवन है। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड दीज टू मैट्रिसेस। फाइंड क्या करना है? एक्स मैट्रिक्स क्या है और वाई मैट्रिक्स क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखो, अब क्वेश्चन बड़ा इजी है। अब अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्लास 10th लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, याद आया कुछ? ऐसी तो होती थी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ऐसी होती थी। बस क्या होता था वहां पर, यहां कुछ मैट्रिक्स की जगह नंबर लिखा होता था, और एक्स और वाई के कुछ कोफिशिएंट्स भी होते थे। यहां एक्स वाई नंबर्स नहीं है, बल्कि एक्स वाई क्या है? मैट्रिसेस हैं। ठीक है, चलिए एक्स वाई मैट्रिसेस हैं, आगे बात करते हैं, ऐसी कैरी ऑन करते हैं। तो अब देखिए मैं कैसे करूंगा। वहां लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के आपके 3 मेथड्स थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। ये रही पहली इक्वेशन 7 0 2 5, पहली इक्वेशन यहां लिखी। इसके नीचे बेटा मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं 3 0 0 3। अब ये एक्स और वाई क्या है? मैट्रिसेस है। मैं इन दो इक्वेशन को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। इन दो इक्वेशन को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। आप बताइए, जब मैं ऐड करूंगा तो ये नीचे साइन तो चेंज नहीं होगा ना,
ऐड करते में साइन चेंज नहीं होगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज होता, एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा। ऐड कर रहा हूं, प्लस का y माइनस का y, एडिशन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू का साइन। अब इन दो मैट्रिसेस को मैं कैसे ऐड करूंगा, तो बेटा अभी मैंने बताया था मैट्रिसेस का एडिशन कैसा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। 7 + 3, 0 + 0, 2 + 0, 5 + 3। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। सो अब ये मैट्रिक्स 2x इज दिस, सो x मैट्रिक्स क्या होगी, देखो गौर से, मैं यहां पे भी 2 से डिवाइड करूंगा, यहां पे भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहां 2 से डिवाइड करने का मतलब है 2 गया, यहां 2 से डिवाइड करने का मतलब है आप इस पूरी मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आई होप समझ में आ गया। डिवाइड बोथ साइड बाय 2, यहां 2 से डिवाइड करा x मैट्रिक्स, यहां 2 से करा, इट मींस यहां हाफ से मल्टीप्लाई करा। अरे ये डिवीजन ही तो है, 2 से डिवाइड हर एलिमेंट को अंदर कर दो, तो इसको मैं अंदर 2 से डिवाइड करूंगा, ये क्या बचेगा 5, ये क्या गया 2 से डिवाइड, ये 2 अंदर ले रहा हूं, 10/2 5, 0/2, 2/2, 8/2, ये किसका आंसर आया, मैट्रिक्स x का आंसर आ गया। अब ये मैट्रिक्स x का आंसर आप इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और किसका आंसर आ जाएगा, y का आ जाएगा। चलो इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। सो अब मैट्रिक्स y का आंसर हमें निकालना है, x + y इज इक्वल टू कितना है, 7 0 2 5। मैट्रिक्स x क्या थी, आंसर आ चुका है 5 0 1 4, 5 0 1 4। मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स उधर ट्रांसफर होगी, क्या फाइंड करने के लिए, y मैट्रिक्स। तो जैसे नंबर्स ट्रांसफर करते थे वैसे ही ट्रांसफर करना है, वही रूल है। क्या रूल होगा, इस मैट्रिक्स को जब मैं ट्रांसफर करूंगा इक्वल के उस तरफ, तो यहां पहले साइन प्लस का है तो क्या लग जाएगा वहां पर माइनस का। देखिए कैसे, ये y एज इट इज यही रहा, ये मैट्रिक्स 7 0 2 5 अपनी प्लेस पर रही, ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड से चलकर राइट में आ गए। सो यहां प्लस थी तो यहां माइनस, 5 0 1 4। बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सो अब y मैट्रिक्स का आंसर क्या आया भाई, सब्ट्रैक्ट करूंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 5, 0 - 0, 2 - 1, 5 - 4, दिस इज द आंसर ऑफ y मैट्रिक्स। सो x मैट्रिक्स का आंसर आया, y मैट्रिक्स का आंसर आ गया। सो किस तरह से ये एक्सरसाइज आपने देखी, कुछ नहीं था बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी। चलिए कुछ इक्का दुक्का और क्वेश्चंस उठाते हैं। एक क्वेश्चन में उठा रहा हूं मैं जो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, 11th क्लास की पढ़ी थी ना। कुछ बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही बस सर अरे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे भी जान लेगी हमारी। घबराइए नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैट्रिसेस टॉपिक हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 3.2, सेम एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर इसका है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स इज 0 - tan α/2, tan α/2 0। I इज आइडेंटिटी, आई मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी। अरे अभी तो बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो। सो आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, आई ऑर्डर 2 की है। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, शो दैट, क्या शो करना है भाई, आई प्लस ए, आई माइनस ए, और ये मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सो अक्सर इस क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे अटकते हैं,
तो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पिक करूंगा आपके लिए जो थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगते हैं। सो क्वेश्चन ये ए मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको ये प्रूफ करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए टाइम्स ऑफ दिस। चलो कैसे करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं भाई, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, आई प्लस ए। सो भाई आई मैट्रिक्स थी 1 0 0 1, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। क्लियर है? और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सो मैंने ऐड करा 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 ये आ गया, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 ये आ गया, 1 प्लस 0 1। सो ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और यही लेकर आना है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं भाई। राइट हैंड साइड क्या थी, आई माइनस ए टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अरे भाई देखे घबरा तो नहीं गए ना, ये साइन कॉस, चलो छोटे छोटे से फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे फिर डिस्कस करेंगे। सो ये आई हमारी राइट हैंड साइड। देखिए कैसे करेंगे, आइडेंटिटी 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। ठीक है, अब देखो ये i माइनस ए पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो इसके मल्टीप्लीकेशन को श्योर करने के लिए मैंने एक और ब्रैकेट बना दिया है ना। ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इससे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई होप क्लियर है। सो सबट्रैक्ट करता हूं मैं इसे, 1 माइनस 0 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। इसके बाद कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करना और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें ये इक्वल लाकर प्रूव करना होगा। तो अब आप जरा गौर से देखिए 1 1, अच्छा अभी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। सो प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हाँ अभी एक टॉपिक हमारा रह गया, प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ये टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा, तो आइए मैं मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करता हूं और साथ के साथ फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टॉप करके छोटा सा मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 0 1 2 7 6, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन थी वैसी करेंगे। सो ऐसी ही दो मैट्रिक्स यहां पर भी हैं, तो कैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। सो पहली वाली मैट्रिक्स की रो सेलेक्ट करते हैं और बाद वाली मैट्रिक्स का कॉलम सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो कौन सी रो सेलेक्ट कर रहा हूं पहले मैं यहां से, फर्स्ट। कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट। 1 1 1 1। तो अब इधर देखिए कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 1, 2 को 1 से प्लस 3 इंटू 7, 3 को 7 से। ये जो सारा आंसर आएगा, ये आंसर क्या है, जो मैट्रिक्स मेरी आएगी उसका ये 1 1 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है ये, 1 1। क्यों भाई ये 1 1 एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये 1 फर्स्ट रो से आया है, 1 फर्स्ट कॉलम से आया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो ये आंसर क्या होगा, 1 1 एलिमेंट होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 3 7 जा, यहां पर आ जाएगा आंसर। अभी मैंने आंसर डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आपके लिए सिंप्लीफाई करके छोड़ूंगा। सो अब पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब क्या करेंगे, आप पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो दूसरा कॉलम, सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 2, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 इंटू 6। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर से देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 2 ये रहा, 3 इंटू 6 ये आया।
डन। पहली रो को मैंने पहले कॉलम से भी कर दिया, दूसरे कॉलम से भी कर दिया, फिनिश। अब दूसरी रो की बात करते हैं, दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी रो पहला कॉलम 4 into 1 प्लस 0 into 7। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 4 into 1 0 into 7। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एलिमेंट कौन सा होगा? दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर है। अब इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 into 2 प्लस 0 into 6 0 into 6। अरे भाई सीधी सीधी नंबर्स ही की तो मल्टीप्लिकेशन है, बस आपको समझना है। पहली मैट्रिक्स की रो सेलेक्ट करनी है और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम सेलेक्ट करना है। वैसे मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहां पर मल्टीप्लिकेशन का एक टॉपिक आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो शॉर्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पर समझाई। तो आंसर क्या आया भाई? 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23। हेलो, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? फिर से देखिए, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23। इसी तरह 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 4 and 18 22। ठीक है, इसी तरह 0 into 7 0, 4 1 जा 4। ठीक है, इसी तरह 4 2 जा 8, 0 into 6 6 0। सो 8 यहां आया। सो किस तरह से हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और फाइनली ये आंसर आ गया। देखो घबराना नहीं, मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, बट यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन को अलग से यहां पर डिस्कस किया है। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जो कुछ मैंने आपको दिखाया है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि हमें समझ में आ जाए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब मैं पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पहले कॉलम से। चलिए मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो कैसे? 1 into cos अल्फा, tan अल्फा by 2 into sin। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, ये सारा आंसर सम अप होके ये जो आंसर होगा ये इस मैट्रिक्स का, जो भी ये मैट्रिक्स आएगी उसका ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1 एलिमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके आया है। चलो, अब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकंड कॉलम से। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into माइनस साइन अल्फा। ठीक है, tan अल्फा by 2 into cos अल्फा, tan अल्फा by 2 cos अल्फा। सो ये एलिमेंट कैसे आया? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके 1 2 1 2। सो इसका एड्रेस क्या है? ये 1 2 एलिमेंट है इस आंसर मैट्रिक्स का। तो पहली रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी किसकी है? अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट कॉलम से, माइनस tan अल्फा by 2 into cos अल्फा, माइनस tan अल्फा by 2 into cos अल्फा एंड 1 into sin अल्फा। आई होप क्लियर है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस into दिस, दिस into दिस। तो ये एलिमेंट कौन सा आया भाई? 2 1। 2 1 क्यों है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से आया। अब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकंड कॉलम से, माइनस tan अल्फा by 2 into माइनस साइन अल्फा। देखो दोनों माइनस के ना, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस tan अल्फा by 2 into माइनस साइन अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्लस। आंसर क्या आएगा? tan अल्फा by 2 into साइन अल्फा, ये इंटू आ गया। ठीक है, इसके बाद 1 into cos अल्फा प्लस 1 into cos अल्फा। चलो ठीक है, आपने ये देखा, आई होप ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, तो फिर ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब यहां से हमें आंसर को सिंप्लीफाई करना है, इसे मैं रब कर देता हूं, मैं मिटा देता हूं। अब हम अपने आंसर के
क्लोज आ गए हैं, करीब आ गए हैं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले देखिए मैं एक एक स्टेप लेकर चल रहा हूं। आंसर क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन समझाना मुझे जरूरी है ताकि आपके समझ में आए। गौर से देखिए, ये और ये सेम है ना, ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। और जो हमें आंसर लाना है, ये रहा आंसर। अरे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यही तो है, तो दोनों 1 1 है या नहीं है? है ना दोनों 1 1। तो क्या मतलब है, इन दोनों को मुझे क्या प्रूफ करना है? 1। हेलो, यस या नो? इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? 1 प्रूफ करना है। ऐसे यहां पर देखिए, इनमें डिफरेंस किसका है? माइनस का। इन दोनों एलिमेंट्स में भी माइनस का है। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर आएगा। माइनस टाइम करूंगा तो प्लस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा, ये रहा। माइनस टाइम करूंगा माइनस sin अल्फा, ये रहा। इनमें भी माइनस का डिफरेंस है, इनमें भी माइनस का डिफरेंस है। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, सपोज मैं इसकी बात करूं, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये किसके बराबर है? tan अल्फा बाई 2 के बराबर है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ ये करते हैं कि दोनों क्या हैं? 1 हैं। तो अब अपने आंसर को राइट हैंड साइड को लाकर आप यहीं छोड़ देंगे। इसको एक्सपैंड करने के लिए पूरी मैट्रिक्स को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है और इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, ठीक है? सो पूरी मैट्रिक्स का बर्डन कैरी करना जरूरी नहीं है, यहीं पर आपने आंसर छोड़ दिया, ठीक है? अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई अलग से करूंगा, तो गौर से देखिए इसकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर, चलो यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। सॉल्विंग, किसे सॉल्व कर रहे हैं भाई? कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, इसे सॉल्व कर रहे हैं। और इसे सॉल्व करके हम प्रूफ करेंगे ये 1 के इक्वल है। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, गौर से देखो, छोटे छोटे से फॉर्मूले 11th क्लास के अंदर छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको रिवाइज कराता चलूंगा, वो आपने पढ़े होंगे। अब बच्चे देखे पता है क्या कंफ्यूज होंगे, सर यहां तो एंगल अल्फा बाई 2 है, यहां अल्फा है, अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगेगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इन एंगल को ट्वाइस इंटू हाफ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ट्वाइस इंटू हाफ कर रहा हूं। देखो कैसे कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं cos 2 इंटू अल्फा बाई 2। अरे इस एंगल का हाफ करा, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर एंगल अल्फा ही तो रहा ना, प्लस tan क्या होता है? tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं इस tan थीटा को sin थीटा, अल्फा बाई 2 को मैं थीटा पढ़ रहा हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर सकता हूं ना? यस या नो? यस सर। अब इस साइन को भी मैं ऐसे लिखूंगा, sin 2 इंटू अल्फा बाई 2। बताइए कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने इस एंगल का हाफ भी करा और इसका ट्वाइस भी करा, इस एंगल का हाफ भी करा, इसका ट्वाइस भी करा। ये हाफ ऑलरेडी था tan थीटा, थीटा इज व्हाट? अल्फा बाई 2। tan थीटा को करा sin थीटा अपॉन cos थीटा, वही 10वीं क्लास में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यस या नो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। cos 2 थीटा पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। क्या पढ़ा था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और पढ़ा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इन दोनों में से कोई एक हम यहां पर अप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई भी एक। और एक फॉर्मूला आपने sin 2 थीटा का भी पढ़ा होगा, वो भी हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? चलो यहां लिखता हूं, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद आ गया ना? रिकॉल तो कर लिया होगा। sin 2 थीटा क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला और cos 2 थीटा का, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं। चलिए cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। cos 2 थीटा किसको पढ़ रहा हूं मैं? अल्फा बाई 2 को। cos 2 थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस। नाउ प्लस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 साइन 2 थीटा। क्या फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया? कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का नीचे वाला भी लगा सकता हूं, ऊपर भी लगा सकता हूं, दोनों से आंसर आ जाएगा। प्लस साइन बाई कॉस एज इट इज रहा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लगा दिया मैंने? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब ये कॉस से कॉस क्या हो गया? कैंसिल आउट हुआ। कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो अब जरा बताइए यहां क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर। चलो अब ऊपर लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये यहां पर लिख रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये देखिए 2 साइन इंटू साइन क्या होगा भाई? साइन स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, इसमें से 2 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा सर। ये तो 10वीं क्लास में आपने करा था ना, बोलो -1। इन दोनों में से 2 क्या कर लिया? कॉमन। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल क्या है? अल्फा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आंसर होगा इसका? 1 आंसर होगा। 1 इंटू 2 -1, क्या आंसर बना भाई? 1 ही तो बना ना, 1 ही तो बना। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व कर कर मैंने इसको या इसको सॉल्व करके प्रूफ कर दिया कि ये आंसर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये आंसर क्या बनना चाहिए था? 1। बोलो बेटा 1 बन गया नहीं बन गया? ये भी 1 1, तो ये भी 1 एंड 1। अब मुझे इसको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करके क्या लेकर आना है? tan अल्फा बाई 2 लाना है। इससे पहले आपके ये क्लियर हो गया, समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं मैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग किसे सॉल्व करना है भाई? -tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा -tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस का प्लस साइन अल्फा, इसे सॉल्व कर रहा हूं। -tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसे सॉल्व कर रहा हूं। और इसको सॉल्व करके क्या प्रूफ करना है? ये सब का सब किसके इक्वल आना है? tan अल्फा बाई 2 के इक्वल लेकर आना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे। तो देखो इसका आंसर मुझे क्या लाना है भाई? tan अल्फा बाई 2। अगर मुझे इसका आंसर tan अल्फा बाई 2 लाना है तो मैं एक चालाकी करने वाला हूं। क्या? यहां से tan अल्फा बाई 2 मैं कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा? tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? tan अल्फा बाई 2 आया कॉमन, माइनस कॉस अल्फा बचा, 2 इंटू अल्फा बाई 2 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? अल्फा था ना एंगल, उस एंगल का हाफ भी करा, उसका ट्वाइस भी करा, ठीक है। माइनस साइन एज इट इज, tan अल्फा बाई 2 बाहर, प्लस साइन अल्फा था, उस एंगल का हाफ भी और ट्वाइस भी कर दिया। अब tan अल्फा बाई 2 जब कॉमन लिया है तो यहां मैं tan अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बेटा कुछ नहीं करा, इस पूरे एक्सप्रेशन में से tan अल्फा बाई 2 मैंने कॉमन लिया है। tan अल्फा बाई 2 कॉमन लिया, माइनस साइन एज इट इज, cos अल्फा था, सिर्फ cos अल्फा में अल्फा की जगह क्या किया है? अल्फा बाई 2 करा, एंगल का हाफ करा, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां tan अल्फा बाई 2 था नहीं बट कॉमन लिया है, तो ये किससे डिवाइड हो गया? tan अल्फा बाई 2 से डिवाइड हो गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा ये हुआ कि मुझे टारगेट मिल गया, tan अल्फा बाई 2 तो आ ही गया। अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो मुझे अब काम मिल गया, मुझे इस पूरे ब्रैकेट को 1 बनाना है। और 1 इंटू tan अल्फा बाई 2 आपका क्या बच जाएगा? tan अल्फा बाई 2 बच जाएगा। यही रीजन था कि मैंने सारे एक्सप्रेशन में से tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan अल्फा बाई 2 माइनस cos 2 थीटा, मैंने बताया था इनमें से कोई भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं cos 2 थीटा का ये ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर रहा हूं। माइनस था, ब्रैकेट लगाया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है।
11th क्लास के सीधे सीधे फॉर्मूले थे इजी से। cos 2 थीटा किसको पढ़ रहा हूं मैं, अल्फा बाई 2 को, cos 2 थीटा, ये माइनस एज इट इज ब्रैकेट के बाहर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे sin 2 थीटा, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 2 sin थीटा cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, 2 sin थीटा cos थीटा। इसके बाद नीचे क्या है, tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos, तो भाई sin, अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं अपॉन cos करूंगा तो वो cos ऊपर जाकर इस cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हेलो, tan की जगह क्या लिख रहा हूं, sin अपॉन cos, तो जब मैं इसका अपॉन करूंगा तो वो ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं मल्टीप्लाई ना करके मैं इसका स्क्वायर लिख दूं, बोलो बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैंने क्या किया, tan की जगह sin और इसका अपॉन cos भी आना था, अपॉन cos में ऊपर ले गया, यहां cos पहले से था, cos इंटू cos का क्या कर दिया मैंने, cos का स्क्वायर कर दिया, तो ये ब्रैकेट क्लोज। ना sin से sin क्या हो गया, कैंसिल, अब ये बचा आपका tan अल्फा बाई 2, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, और अब यहां देखिए साइन कैंसिल हो चुका, 2 ये रहा, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये रहा, प्लस का प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्वेश्चन क्लियर, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 से क्या हो गया, कैंसिल, ब्रैकेट में क्या बचा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करा tan अल्फा बाई 2 से, तो आंसर बेटा कितना आया, tan अल्फा बाई 2 आपका आंसर आ गया। सो इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया आंसर, tan अल्फा बाई 2। अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा माइनस कॉमन लेके, तो बेटा स्टेप्स तो वही सारे हैं, इसमें और इसमें सिर्फ माइनस साइन ही का तो फर्क है, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, आपका आंसर वापस क्या आ जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड कहां फिनिश हुई थी, यहां, राइट हैंड साइड भी मुझे यही लेकर आनी थी, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, यहां फिनिश हुई, इसको अलग से मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया इसका अलग से आंसर आया 1। इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद करके क्या आंसर आया इसका अलग से, tan अल्फा बाई 2 आंसर आ गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया। देखो बेटा क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, लेकिन मैं रुक कर पॉज करके आपको एक एक स्टेप समझा कर, ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं एक महसूस होता है कि यार फिर ट्रिगो हमारा पीछे लेके बैठ गई, तो वो एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। जब आप फ्लो में करेंगे, प्रैक्टिस के अंदर होंगे, तो क्वेश्चन आपको बड़ा छोटा सा लगेगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में एक जगह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करा है, मैंने यहां स्टॉप करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल समझाई, इसलिए सो दैट उनके क्लियर हो जाए, वो एग्जांपल इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं थी। सो कैसे हम मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कुछ हद तक हमने सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन हम फर्दर और भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप मैट्रिक्स में ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ और अच्छे से क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई नया टॉपिक करते हैं हम मैट्रिक्स के अंदर, एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक मिटा दूं बेटा, इससे क्लियर है इतना। चलो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, वो चैप्टर भी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, इसलिए हम बार बार अपने चैप्टर में, बार बार अपने डिस्कशन में क्या रखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। चलो तो अब मैट्रिक्स में अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।